हेलो एस्पिरेंट्स। तो अब हम लोग जो लास्ट पार्ट है 2024 का उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 तक अब हो चुका है, अब 71 पे आते हैं। तो 71 क्वेश्चन क्या है, ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर आपको फैक्ट्स पता हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हो। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 4। अब तक 4 बार ही डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश हुआ है, जिसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल इलेक्शन के लिए क्या होगी वो डिसाइड होती है। ठीक है, तो अब आते सीधे क्वेश्चन नंबर 72 पे। कॉन्स्टिट्यूंट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 अमेंड द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड हुई थी 1992 में जो 71st अमेंडमेंट हुआ था? देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा फैक्चुअल भी है, लेकिन जो लास्ट अभी तो फिर से ऐड हुआ है, जो इससे पहले 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी उसके लिए जनरली लक्ष्मीकांत में बाकी बुक्स में एक ट्रिक्स भी दी हुई है। BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये जो अमेंडमेंट आया था 92nd अमेंडमेंट 2003 में, उसमें ये तीनों लैंग्वेज ऐड हुई थी। तो अगर आपको ये इस चीज़ का आइडिया था तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो क्या ये जो 2003 में हुआ है तो पहले तो होगा नहीं। तो मैथिली 2003 में हुआ था, 1992 में नहीं था, तो इसको काट दीजिए, आ गया आंसर। बस एक फैक्ट आपको पता है, आ गया आंसर। और ये फैक्ट पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो मैथिली लैंग्वेज थी ये UPSC ऑप्शनल मीन्स में ऑप्शनल है। ये 2003 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो ये भी लैंग्वेज इंक्लूड कर ली गई थी ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पे। तो कई लोग को कुछ ऐसे ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं, उनको आइडिया होगा, हालांकि सबको नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है। और शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस है ना उसके बारे में हमें एक बार देखना चाहिए। शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक इम्पॉर्टेंट है, एक दो नज़र देखनी चाहिए, क्योंकि हर बार उनसे क्वेश्चन आते हैं, कभी शेड्यूल 7 से, कभी 8 से, कभी 10 से, या कभी फर्स्ट सेकेंड से, या 5 6 से भी आते हैं। तो शेड्यूल देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए पॉलिटिकल नेचर का है, लेकिन ये जो जो है NCERT है ना, हमारी NCERT है पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाली 11th 12th वाली, उसमें से एक में दिया हुआ है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में तो नहीं, शायद दूसरी NCERT में दिया हुआ है, बट थोड़ी जनरल नॉलेज है, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखते हैं तो आप बता सकते हैं। क्योंकि BJP की पार्टी भी सेंटर में है विद NDA, तो अक्सर इनकी बात होती रहती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के फाउंडर बने थे, जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया था, इसलिए कई लोगों को पॉलिटिकल डिबेट जो पार्लियामेंट में होती है उसकी वजह से इसको आइडिया होता है। अगला है सोशलिस्ट पार्टी। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक की बात करेंगे हम। UPSC मैच द कॉलम में अक्सर आंसर को स्वैप कर देती है, जिससे सोशलिस्ट पार्टी है ना, इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र यादव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है ये, अलग अलग एग्जाम UPSC, अकेले UPSC में 2-3 बार आ चुका है, CDS में, EPFO में आ चुका है। तो इसका आंसर ये है, तो ये नहीं होगा। और एक और बात, इसका आंसर ये है तो जैसे पहले मैच द कॉलम था, अब करेक्ट वाला आ गया ना, तो इसका आंसर ये था। स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर हैं C राजगोपालचारी, इसका ये सही है, तो ये सही है, ये सही है, और बाकी दोनों स्वैप किया गया है। देखिए तो UPSC अक्सर खेलती है, आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो अगर आपने PYQ देखे होते ढंग से, तो ये आराम से कर सकते थे। टफ था, स्टिल कर सकते थे। ठीक है, वैसे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये गांधीवाद में बिलीव करते थे। एक बार ये चंबल में गए थे डाकुओं के सामने, उनसे सरेंडर करवाने के लिए अकेले गए थे और सारे डाकुओं ने अपनी बंदूक इनके सामने रख के सरेंडर कर दिया था। तो बहुत ही फेमस आदमी थे ये, बापू जगजीवन राम बोलते हैं इनको। बापू इसलिए क्योंकि ये गांधीवाद में बिलीव करते थे, और वैसा ही इनका नेचर भी था। अब क्वेश्चन आते हैं 74 पे। 74 बेसिकली देखिए, ये स्टेट PCS में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इवन UPSC में भी आ रहे हैं। तो आपको पार्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, शेड्यूल सब याद होना चाहिए। पार्ट 9 क्या है? पार्ट 9 है हमारा पंचायत। पार्ट 9 है म्यूनसिपालिटी, ये सही है। इमरजेंसी प्रोविजन किस आर्टिकल में किस पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 18 में, ये भी सही है।
अ प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन पार्ट 20। ये भी सही है, तो इस हिसाब से तीनों आंसर हो गए। हाँ, तीनों आंसर इसके। अब इसी टाइप का क्वेश्चन इस पर जियो साइंटिस्ट में आया था, जिसमें आंसर में फेरबदल किया गया था। पार्ट 9A की जगह 9B दे दिया था, उसके सामने ये दे दिया था। तो कैसे यूपीएससी अपने आपके दिमाग के साथ खेलती है, एक एग्जाम का सवाल रिफर्बिश करके दूसरे एग्जाम में देती है। और वैसे भी अगर याद नहीं है तो कब दूसरे एग्जाम में अपनी क्वेश्चन लगाया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं इसको सही करने के, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए, जैसे इलेक्शन का क्या है पार्ट 15 है, यूपीएससी का क्या है 14 है। अगली बार यूपीएससी इलेक्शन आ सकता है, लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होता तो आप इस टाइप से पढ़ाई नहीं करते हो, डिसाम हो जाते उस सवाल के सामने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेटमेंट देख रहे हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट, नहीं। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, नहीं। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज यूनियन लिस्ट, ट्रू। कॉर्पोरेशन टैक्सेस, गलत। तो देखिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप, जो इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की चीज़ है ना, तो एक स्टेट कैसे इसको डील करेगा, आपस में झगड़ा होते रहेगा। अलग स्टेट ने अलग लॉ बनाई है, अलग स्टेट अलग लॉ बनाएगी, तो ये ऐसे जो मैटर हैं जो कम्युनिकेशन के हैं, कम्युनिकेशन के, डिफेंस के, आईजीएसटी के, जो दो स्टेट से ज़्यादा या मल्टीपल स्टेट में डील करते हैं वो सेंटर की लिस्ट में होते हैं। स्पेस है, स्टेट में तो दिया, तो मान लो बिहार के ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट कैसे निकलेगा अगर उसको सेंट्रल लिस्ट में ना दिया गया तो, या किसी और स्टेट से, तो झगड़े होने की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी ना। तो ऐसी चीज़ों को सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस इन राइट टू प्राइवेसी। ये रिपीटेड सवाल है, लास्ट 5 साल में कम से कम 5-6 बार अलग अलग एग्जाम में, इवन यूपीएससी में एक बार रिपीट हो चुका है। आर्टिकल 21। पुट्टू स्वामी जजमेंट में भी यही बात की गई थी, जस्टिस पुट्टू स्वामी जी जजमेंट थे, उसमें भी यही बात थी। ऐसे सवाल रिपीट होते रहते हैं, ये सारे आर्टिकल पे तो ऐसे भी यूपीएससी में एक दो सवाल हर बार आएगा, बट सिंपल क्वेश्चन है। अगले सवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी देखिए डिफेंस फोर्सेस के जो क्वेश्चन हैं उसके हैं। इस बार काफ़ी 6-7 सवाल डिफेंस फोर्सेस में जो जनरली जो सवाल आते थे वो यहाँ डाले गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको बार बार यही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूपीएससी कहाँ टिल्ट कर रही हो सकता है अगली बार जियो साइंटिस्ट के पेपर से या ईपीएफओ के पेपर से थोड़ा कंपनी लॉ के या इंडस्ट्रियल लॉ से जुड़ा हुआ सवाल आ जाए, यू नेवर नो। थोड़ा बहुत आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए शॉक ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी डेवलप करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर ऐसे सवाल देखे भाग गए तो नहीं होगा। इसको पढ़िए, इस पर सोचिए, कोशिश करिए क्या कोई हिंट है। हमें ट्रेजर हंट खेलना है यहाँ पे, हमें ट्रेजर हंट खेलना है पेपर में, तभी चीज़ें करने में मज़ा आएंगी और बिना पैनिक किए आप सॉल्व कर पाएंगे। सवाल पे आते हैं सीधे। अब परमानेंट कमीशन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सही बात है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर, नहीं ये नहीं होता। हर जो सर्विस का हेड होता है, एडमिरल हो चाहे आर्मी का जनरल हो, नेवी का एडमिरल, चाहे एयरफोर्स का मार्शल हो, चीफ मार्शल, वो अपने के हेड होते हैं और दोनों तीनों इंडिपेंडेंट है। इनका काम, सीडीएस का काम तीनों को मैनेज करना है, साथ में कनेक्शन बना के रखना, लेकिन और तीनों में से जो सीनियर होता है वो बनता है, बट ओवरऑल सुपरसीड नहीं करते, ये कमांड नहीं उनके ऊपर डायरेक्टली। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर, ये बात सही है। एडवाइजर है तो कौन सी बड़ी बात है, सीडीएस इसलिए बना के एडवाइस दे पाए, तो आंसर इसका है 1 और 3 डी। अगले सवाल पे आते हैं हम 78। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना, मैत्री दूसरी कंट्री से रिलेटेड था, मदद दूसरी कंट्री में दिए थे हम, तो ये भी अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। बहुत आईआर का, करंट अफेयर्स का आसान सवाल है, आसान सवाल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल नहीं छोड़ने चाहिए, अगर ऐसे सवाल छूट रहे तो फिर आपकी तैयारी बहुत ख़राब है, ख़राब लेवल की तैयारी पे आप है। अगला है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, देखिए ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का मैपिंग का क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग का क्वेश्चन। तो जो अब ये है कि बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करेगा, जिसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी। हालांकि ये सवाल मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन से, हल्की सी कन्फ्यूजन से गलत कर दिया था, मुझे डाउट था इन दोनों कंट्रीज़ में। इंडिया चाइना का बॉर्डर नहीं, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, ये नहीं। कजाकिस्तान छोट वैसे तो 8th लार्जेस्ट कंट्री, बट रशिया के मुकाबले छोटी है, तो इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं बनाएगी। तो बड़ी बाउंड्री वही बना पाएगी जो कंट्री लंबी हो, या कम से कम एक एक्सिस पे लंबी हो।
चिली अर्जेंटीना काफ़ी लंबी है, पूरे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में एक कोने से एक कोने तक आ जाती है, लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है। मुझे शायद ऐसा लगा कि ये होगा, लॉजिकली मैं ये पे जाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गलत हो जाती है हमारी इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो आंसर इसका कनाडा, कनाडा कनाडा, ये थोड़ा सा पंजाबी टच आ गया मेरी लैंग्वेज में। कनाडा और यूएसए है, दोनों बहुत बड़ी कंट्रीज हैं एरिया में, और दोनों के बीच की जो बाउंड्रीज है वो भी काफ़ी बड़ी एरिया है, बड़ा है। आंसर इसका ए। ऐसे सवाल आप कर सकते हो अगर आपने मैपिंग ढंग से की है, हालांकि कभी कभी गलत हो सकता है, जैसे मेरा हुआ था, लेकिन जनरली सही हो जाता है ये। अगला सवाल है 80, एथिक्स कमेटी की बात हो रही लोकसभा में। इनिशियली इट वाज एडहॉक कमेटी। हाँ, जनरली ऐसी जो कमेटी है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, पहले उसको एडहॉक कमेटी बनाया जाता है, उसको देखा जाता है उसका वर्किंग क्या है, सक्सेस कितनी हो रही है, उसके बाद उसको फुल टाइम कमेटी बनाता है। तो ये एडहॉक कमेटी है, सही बात है। अगला, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेन रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ। देखो एमपी रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के ना, तो कोई आदमी का सही नहीं है अगर कोई एमपी उस एरिया का कोई अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है, तो क्या आम आदमी कंप्लेन नहीं कर पाएगा? तो क्या मतलब फिर ऐसी कमेटी का? तो लोगों के पास पावर होनी चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओनली नहीं, एक तो वैसे भी एक पहले कहा जाता है ट्रिक है, बट आप ओनली इफ पे बहुत ज़्यादा ना जाए, लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट समझिए वर्ड का क्या मतलब है, और जो अपनी नॉलेज है उसको यूज़ करिए, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री ना, सॉवरेनिटी, मेन सॉवरेनिटी तो लोगों के पास है, तो ऐसे क्यों बनाया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस होता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में जो सेक्शन 9 है उसमें दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर कोई मैटर है किसी भी कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो उस पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो कोर्ट का काम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ऐसी चीज़, तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा सही है, वरना फिर जस्टिस में दिक्कत होगी अगर आप बार बार इंटरफेयर करेंगे तो। मीडिया ट्रायल से वैसे परेशान है, तो कम से कम पार्लियामेंट में तो ऐसी बातें ना हो। 1 और 3 सी। अगला सवाल है नारी शक्ति वंदन अभियान, ये न्यूज़ में काफ़ी था और बहुत ज़्यादा चांसेस थे इसके आने के, और आए। प्रोविजन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, ये तो अभी हमारी 18th लोकसभा, इतना तो आपको अवेयर होना चाहिए कि 18th लोकसभा है। ठीक, फिर मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता, बट अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस विल कम इनटू फोर्स फॉर 15 ईयर आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। अभी जो चल रहा है 2024, हमारे 2025 अब आ गया, ये 24 में पास हुआ था, 24 के 15 साल बाद, मतलब 2039 में होगा। तो 2039 में होगा तो 18 में कैसे हो जाएगा? तो या तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही, ये सही है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है, तो जहाँ दोनों है वो काट दो। आंसर हमारा आ गया सी, सही आंसर ये। देखा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ रीजनिंग के बेसिस पे, सिर्फ रीजनिंग के बेसिस पे। तो ये बेसिकली मैंने कहा था ना, जीएस का जो पेपर है, जीएस 1 का, ये भी रीजनिंग का पेपर है, कई सारे सवाल है, कॉमन सेंस से सही हो जाएंगे आपको, बस कॉमन सेंस आपका सही होना चाहिए। ठीक, तीसरा में पढ़ने की जरूरत भी नहीं, पर ये लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है, वो में रिजर्वेशन है तो अक्रॉस द सेक्शन मिलेगा, ओबीसी वुमेन को भी मिलेगा रेशियो में, SC ST वुमेन को भी मिलेगा रेशियो में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलग सेपरेट कैटेगरी बना दी गई जिसको हम वर्टिकल रिजर्वेशन करते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। जैसे स्टेट पीटीसी में होता है 20% सीट रिजर्व है यूपी में, बिहार में 30%, तो वर्टिकल है, कोटा वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, ऑपरेशन एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये हम करते हैं श्रीलंका के साथ। ऐसे सवाल वनडे एग्जाम, बैंक, पीओ, SSC, रेलवे, स्टेट बेसिस में काफ़ी आते हैं, यूपीएससी में नहीं आते। यूपीएससी में ऐसे सवाल 2016, 2015, 2017, 2000 में आते थे, तो अब नहीं आते थे, लेकिन यूपीएससी अपना पैटर्न रिपीट करती है। यूपीएससी का पैटर्न है साइक्लिक होता है, तो जो सवाल आया है फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा। अकबर, लेकिन अगर आपको इतना भी पता था ना कि न्यूज़ में तो था ये कि ये इंडिया श्रीलंका था, तब तो आपका आंसर आ जाएगा कैसे। दिस वाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसको काट दो। अगला ये क्या आंध्र में होता है, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म पे हो सकता है, मित्र शक्ति है, बट ठीक है, हो सकता है दूसरी चीज़ के लिए भी हो। इंडियन एयरफोर्स वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज,
वाज पार्ट, ठीक है, हो सकता है। अभी में डाउट है कि 4 में से 3 नहीं पता, लेकिन पहला हमें पता है कि पहला गलत है, इतना आइडिया है, तो पहला काट देते हैं, आंसर आ गया हमारे 3। देखिए कॉमन सेंस से और थोड़ा सा अवेयरनेस आपको है कि कम से कम ये बेसिक जो बड़े बड़े एक्सरसाइज है, जैसे मालाबार है या जो हम वरुणा करते हैं, ठीक है, डेजर्ट दोस्ती करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट करते हैं, जो कैची हैं, जो बड़े बड़े हैं कंट्रीज के साथ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पता था, पड़ोसी मुल्क है हमारा, तो काम हो गया हमारा। अगले सवाल पे हम आते हैं 83। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, 5 टाइप के रिट्स हैं जिनको पार्टिकल पावर मिलती है आर्टिकल 32 से कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है मतलब आप प्रोहिबिट करते हैं किसको, छोटी कोर्ट को काम करने से। बेसिक रिट देखिए पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्लास से सोशल स्टडीज में रिट के बारे में दिया गया। गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग पर्टिकुलर एक्शन, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए नहीं है, ये आंसर इसके लिए है लोअर कोर्ट्स के लिए प्रोहिबिशन। गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए 2 चीज़ होता है, एक तो मैंडामस होता है, उनको कमांड किया जाता है, एक होता है को वारंटो कि किस अथॉरिटी से आप काम कर रहे हो, इसका आंसर सी है। हिबिस कॉर्पस है बॉडी के लिए, अगर कोई आदमी को बिना किसी लीगल रीजन के कैद किया गया, चाहे पुलिस ने या आम लोगों ने, तो उसको छुड़ाया जा सकता है, को वारंटो। ये ह्यूमन राइट्स का भी कोर पार्ट है हिबिस कॉर्पस। एक सर्टिफिकेट वाला रेट होता है सर्च जरूरी, लेकिन बेसिक रेट्स आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल 84। इट इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल ट्राइब, नहीं गलत है ये, यहाँ पे स्वैप कर दिया गया, प्रेस होगा, प्रेसिडेंट होगा। अगर गवर्नर के पास ऐसी पावर आ जाए तो हमारे पास जो मराठा रिजर्वेशन को जो न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, ओबीसी रिजर्वेशन का जो न्यूज़ था, उसका इश्यू क्यों आता, सेंटर से परमिशन क्यों लेनी पड़ती, तो सेंटर की लिस्ट बनाती है और प्रेसिडेंट उसको देख रेख करता है, ना कि ये। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये पहले आ चुका है, वैसे पहले आ चुका है ये वाला, कई बार आ चुका है ये। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट टू बी अनदर स्टेट, ठीक है, ये भी सही, ये तो सही है ना। एक स्टेट में कोई कम्युनिटी ट्राइब हो सकती है, दूसरे में ना हो। इवन ओबीसी में होता है, जैसे जाट्स होते हैं, कई में ओबीसी हैं, कई में नहीं है। और भी बहुत सारी कम्युनिटी हैं किसी स्टेट में जहाँ पे उनके पास सोशियो इकोनॉमिक वहाँ पे वो रिजर्व नहीं होते, बाकी जगह बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। सेम एससी के लिए भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 2 बी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। यूनियन बजट के ऊपर है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेस होगा, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। फाइनेंस ये तो फर्स्ट अमंग मिनिस्टर्स हैं, नाम इनके नाम पे आएगा क्योंकि बजट देश का है। दूसरा, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, पार्लियामेंट में डाल सकते हैं, नहीं सॉरी, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट की चाहिए ना। बजट जैसे पहला स्टेटमेंट है उसी को सार्थक करता है, पहले स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर हटा दिए, प्रेस बना देते, सही हो जाते दोनों स्टेट में। तो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट देगा, पार्लियामेंट में जाएगा, फिर वहाँ से पास होगा, ये प्रोसेस है। पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी में हर बार आता है। इसका आंसर है 2 ओनली, बी। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये सिंपल सवाल है। ये बुक मेरी लाइब्रेरी की डेस्क में पड़ोसी के पास थी, तो वहाँ से द इंडिया वे देखा मैंने, एस जयशंकर, वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में थे। पर कई बार आपका ना सोशल अवेयरनेस से आपके आसपास क्या चल रहा है उससे भी सवाल सही हो सकता है। बाकी तो कई जगह दिया भी है, नॉलेज से भी हो सकता है, ना नॉलेज हो तब भी हो सकता है, कैसे। अगला सवाल है रीज़न फॉर बीइंग इन न्यूज़, तो प्लेसेस इन न्यूज़ के सवाल हर बार आते हैं हर एग्ज़ाम में। ये वर्ल्ड लेवल पे अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, काफ़ी न्यूज़ में था भाई, आपको थोड़ा बहुत भी देख रहे होते अवेयर होते तो आपको पता होता, हाँ ये बात सही है। सूडान देखिए PYQ में 2-3 बार आ चुका है, बिद्दी वाला 2022 में आया था, बिद्दी वाला। ऐसे कई सारे सूडान में चला है, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान के बीच में लड़ाई हो रही है मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो इसका रशियन कनेक्शन भी था।
रशिया के जो मर्सनरीज थे वहाँ पे काम कर रहे थे, और भी कई सारा था। तो ये भी सही है। टर्की नाटो की नहीं, रशिया ने छोड़ी थी, टर्की ने नहीं छोड़ी थी। रशिया से कभी था भी नहीं, बट इसकी मेंबरशिप नाटो ने नहीं छोड़ी, मतलब टर्की ने नाटो की मेंबरशिप नहीं छोड़ी। ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2 पेयर। अगला सवाल है 88, सुमेध पाइपलाइन। समेट पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा हिंदी देख लिया करी कभी कभी। सुमेध पाइपलाइन इज ए स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। क्या स्टेटमेंट सही है? ये टफ सवाल है ये, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है थोड़ी बहुत, सबके लिए नहीं है, थोड़ी बहुत, या ज्योग्राफी की, तो आप कर सकते हो। जैसे कि पर्शिया में एक माउंटेन है, पर्शिया मतलब ईरान, सुमेरु, सुमेरु सुमेद एरिया उसी एरिया में है जहाँ पे सुमेरु माउंटेन्स हैं। तो आपका आइडिया होगा कि शायद पर्शिया या ईरान से रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट सही है। पर ये टफ है, मतलब आपके नॉलेज बेस्ड हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का स्ट्रॉन्ग है, तभी आप कर पाओगे। सुमेध पाइपलाइन, और ये यूरोप से जोड़ने की बात की जा रही है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट भी सही है, रेड सी को जोड़ने का। लेकिन ये टफ सवाल था, जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये सही किया जाए, बट आपको थोड़ा अवेयरनेस है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इंटर सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इंटर सब्जेक्ट नॉलेज। तो किसी भी सवाल से घबराना नहीं है, वॉरियर की तरह उस पर अटैक करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये एक्सप्लेन करता है इसको? एक्सप्लेन करता है, स्ट्रैटेजिक तो है ये, रेड सी मेडिटेरियन एरिया। इसका आंसर ए। 89, रेड सी रिसीव वेरी लिटिल। ये सवाल मेरा गलत हो गया था वैसे, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बात सही है। नो वाटर इंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर, बट ये बहुत ही अनबिलीवेबल है कि इतनी बड़ी रेड सी है, उसमें कोई भी रिवर ना गिरती हो। तो मैंने इसको गलत मान लिया था, हालांकि यूपीएससी क्या मानती देखा जाएगा, बट जनरली जो बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, वहाँ पे कोई रिवर नहीं गिरती, बट मेरा ये गलत हो गया था। आंसर इसके 89 का है। तो होते हैं कई सारे सवाल ऐसे जो गलत हो जाएंगे, लेकिन जनरली मैं लॉजिक पे, इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करता हूँ, और जो एक्वायर्ड नॉलेज है सालों की, उस पर। अकॉर्डिंग टू EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? SO2 का सबसे बड़ा सोर्स है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ये इन्वायरमेंट में सवाल कई बार आ चुका है PYQs में। SO2 के सोर्स, CO2 को सोर्स, ये सल्फर साइकिल में भी आ चुका है। तो आपको बस इतनी नॉलेज है ना कि फॉसिल फ्यूल है, तो आप आंसर तक आ सकते हो। लोकोमोटिव, लोकोमोटिव देखिए ठीक है, ये भी फॉसिल फ्यूल है। शिप, ये भी है, नहीं इसमें भी होता है पर कम कम होता है। पावर प्लांट देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कोल का यूज़ होता है, इवन गैस का, कई जगह पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का, रिफाइंड क्रूड ऑयल का, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो लोकोमोटिव में भी होता है, बट क्वांटिटी इसके मुकाबले कम है। आंसर इसका डी है। वैसे भी BS6 या यूरो 6 के बाद ये सल्फर कंटेंट कम होने लगा है, जो एग्जॉस्ट होता है बाहर से। पावर प्लांट में तो भी है और आगे भी रहेगा। तो आसान सवाल था ये। देर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। साहिल रीजन अफ्रीका का जो सेंट्रल अफ्रीका रीजन है, नॉर्थ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के बीच का एक बेल्ट मान लिया अफ्रीका को लगाई जाती है, तो साहिल रीजन है। ये बहुत ही अनस्टेबल रीजन है, कई सारी कंट्रीज आती हैं। इधर अटलांटिक ओशन है, इधर अरेबियन सी, इंडियन ओशन है। अरेबियन सी नहीं, मतलब इंडियन ओशन है, इसके बीच का एरिया है। यहाँ पे ट्री बेल्ट भी लगाई जा रही है, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये बात सही है, पूरे अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो अगर नॉर्थ अफ्रीका से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ आती है अनस्टेबिलिटी के बारे में, तो वो सही होगा। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। देयर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर्स अपॉन कू डेटाट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन रिसेंट। हाँ ये भी सही है, तो हो गया ये। तो ऐसे सवाल में आपको डायरेक्ट नहीं पता, फिर भी आप बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज से इसको सही कर सकते हो। अगला सवाल, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम USA। क्या फालतू की बात, दुनिया भर के एप्पल्स और फल आते हैं USA से, और इस पर हमने कोई प्रोहिबिशन भी नहीं लगाई थी। स्टेटमेंट गलत है ना, जब पहला गलत हो तो सीधे आंसर आ गया, दूसरा देखना भी नहीं है। बट देख लेते हैं GMO को प्रोहिबिशन पे क्या है। इंडिया लॉ प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, GMO जो क्रॉप है उनको हम प्रोहिबिट करते हैं इम्पोर्ट करना इंडिया में। बीटी बैगन, बीटी ब्रिंजल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं,
बट आंसर हमारा आ गया था इसी से। अगले सवाल पे आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करती हैं। वाइल रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। जैसे मुझे निकाला जा रहा है किसी पार्टी से, तो क्या मैं उसका अध्यक्ष बन सकता हूँ? नहीं, क्योंकि फिर ये पीएनजे के अगेंस्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं कुछ मिसयूज़ कर पाऊँगा अपने पावर का और अपने तरफ डिसीजन ले पाऊँगा। तो ही शैल नॉट प्रोसेस, सही बात है। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, ये गलत है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एवरीबडी शुड हैव राइट टू स्पीक, राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ फेयरली, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये पीएनजे है, ये सवाल बेसिकली पीएनजे का ही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, स्पीकर से जोड़ दिया गया। लेकिन तो पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर हमारा आ गया। 30 रुपये में जाना भी नहीं है, 30 रुपये में जाना भी नहीं है। देख लिया, कई सारे सवाल एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट से हो जाते हैं। अगर हमें पढ़ना तो पढ़ लेते हैं। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन, फर्स्ट इंस्टेंट में वो कर सकता है, सेकंड में नहीं कर सकता। अगले सवाल पे आते हैं, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है बिल पे। थोड़ा ये शायद मेरा सवाल कन्फ्यूजन में, क्योंकि यही मेरा की था, यही कोड था मेरे पेपर का, जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया ये, या दिमाग में इतना प्रेशर था कि गलत हो गया ये उस टाइम पे, टाइम के हिसाब से। बिल पेंडिंग लोकसभा लैप्सेस ऑन रेजोल्यूशन, ठीक है हाँ, क्योंकि जो लोकसभा में जो बिल आता है वो लोगों का व्यू होता है, कलेक्टिव व्यू होता है। तो अगर लोकसभा चला गया तो हो सकता है व्यू भी लोगों ने खारिज कर दी, तभी तो चला गया, तो ये लैप्स हो जाता है लॉजिकली और लीगली भी। फैक्ट में भी दिया है लक्ष्मीकांत ने, ए बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखिए लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो जो पहले में कॉन्सेप्ट लगेगा वो यहाँ भी लगेगा। तो ये सही है, स्टेटमेंट सही है ना, स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लॉजिकल है, फेयर है, हम देख पा रहे हैं। तीसरा है, ए बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर कोई बिल है, वो नोटिफाई कर दिए प्रेसिडेंट अपना इंटेंशन कि अब इसकी जॉइंट सिटिंग होगी, तो भले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उस केस में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऊपर वाली कंडीशन का, उस केस में भी जॉइंट सिटिंग होगी, नई पार्टी आके ही जॉइंट सिटिंग कराएगी, बट होगी, ठीक है, ये लैप्स नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है, बट सवाल टफ था। थर्ड स्टेटमेंट की वजह से, एक्चुअली मुझे डाउट सेकंड में था, सेकंड की वजह से जल्दबाजी में मैंने उल्टा पढ़ लिया, समझ लिया, गलत हो गया, बट ये किया जा सकता है। इसका आंसर है 1 और 2, 94 था ये। अगले सवाल पे आते हैं हम, 95। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग इंस्टेंस। एक मिनट। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉर्ड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकता। जो एडवाइस होती है प्रेसिडेंट की, सीओएम की प्रेसिडेंट की तरफ, वो बाइंडिंग होती है, उनके बिना नहीं कुछ काम कर सकता मित्र के। कुछ डिस्क्रिप्शन है, बट इस मैटर में तो नहीं है। रेगुलर काम में डिस्क्रिप्शन नहीं होती प्रेसिडेंट की, एक्सेप्शन केसेस में ही होती है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। अगला है, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाई, बट द साइन डाई मतलब कि इंडेफिनेट कार्ड के लिए एडजर्न कर लिया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बोल सकता है कि ठीक है प्रोरोग कर दो, ये सेशन खत्म कर दो, बट देयर इज नो बार फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। सही बात है, ये इसमें कोई गलत नहीं है, फैक्ट दिया है लक्ष्मीकांत ने, या कोई और जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की, उसमें दिया हुआ, ये सही है। अगला, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस डस सो ऑन एडवाइस। हाँ ठीक है, पहला तीसरा जुड़ा हुआ ही है। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा ना। इसका आंसर है 2, 3। अगला है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव नेट जीरो इंडस्ट्री। जितने भी एडवांस इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ, आईटी से रिलेटेड लॉ, जैसे जीडीपीआर, डेटा प्रोटेक्शन, आईटी के लॉ कोई बनाता है, यूरोप बनाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मान सकते हो शायद सही है, पर फिलहाल हमें आंसर पे नहीं जाना, आगे अगले स्टेटमेंट देख के हम डिसाइड करेंगे। यूरोपियन यूनियन इंटेंडेड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 240। देखिए अब यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, ये 250 था, हमने कई जगह पढ़ा है पेरिस डील के बाद, उसके बाद कई सारे फ्यूचर में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यहाँ पे 250 दिया गया, 240 कहीं दिया गया।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे सवाल की ना बहुत फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता सीधे आंसर आ जाता है। 4 में तो जाना ही नहीं है। 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, सी आंसर। बहुत ही सवाल आसान था। फैक्ट ना पता होने के बावजूद भी थोड़ा सा आप काम रहिए, फोकस करेंगे तो हो जाएगा। अगला सवाल है 97। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from economic crisis and succeeded in preventing people from दुनिया भर का माइग्रेशन हो रहा है। 80-90% लोग सिटीज़ में रहे, सब माइग्रेट कर रहे हैं। और तो कई बार अपने बाल शेव कर ले रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू जो रही है वो जीरो हो चुकी है, लगभग जीरो हो चुकी है। तो अपने बाल शेव करती हैं, उसको बेच के $50 $100 में वो जो पैसे मिलते हैं उससे अपना गुजर बसर करे। कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। कहाँ से ये सोने की रोड बन रही हैं, स्वर्ग जैसा सुंदर बन गया हमारा ये देश वेनेजुला। स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है तो सीधे आंसर आ गया हमारा। पहला गलत है, दूसरा सही है। बट स्टेटमेंट दूसरा देख लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में ये ऑप्शन अगले क्वेश्चन बन जाते हैं। लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल रिजर्व है वेनेजुला के पास, ये बात तो सच है। अगला सवाल आ गया DILRMP, दिल ड्रीम। इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि सवाल आएगा करंट अफेयर्स में इस बार, और आ भी गया। क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू होता है ना सिविल कोर्ट्स में, वो लैंड राइट से रिलेटेड ही होता है। अगर हम इसको ठीक ठाक कर देंगे तो गड़बड़ी के चांसेस कम हो जाएंगे, कोर्ट में केसेस पेंडिंग कम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट को और लोगों को। जीडीपी में इंक्रीज तेज़ी से हो जाएगा अगर हम कोर्ट केसेस सिविल नेचर के जल्दी सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये पब्लिक पॉलिसी की गवर्नमेंट की। ऐसे सवाल इसलिए आते रहते हैं यूपीएससी में। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पेट प्रोजेक्ट है ये। बट फैक्ट आपको पता होना चाहिए था, अगर आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ते तो हो जाता है ये। अगला है ये स्कीम कैडेस्ट्रल मैप है। कैडेस्ट्रल मैप में ऊपर की थोड़ा ये टफ पार्ट होगा क्योंकि ज्योग्राफी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। न्यूज़ में तो करंट में दिया है PT 365 टाइप की मैगजीन्स में, बट इसका ये मतलब होता है कि मैप में आपको लोगों की लोकेशन भी दिखेगी, जियो टैगिंग भी दिखेगी, कोऑर्डिनेट्स भी दिखेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है तो आसानी से कर लेंगे, सिविल इंजीनियरिंग तो कर लेंगे। बाकी में थोड़ा टफ है लेकिन ठीक है, आप आसपास आ सकते हैं आंसर के। इसको छोड़ भी देंगे तो पहला सही है, तो पहला ये काट दीजिए। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट है। तीसरा देख लेते हैं। एन इनिशिएटिव वाज अंडरटेकन टू ट्रांसलेट द रिकॉर्ड। हाँ, ये भी था कि रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करेंगे लोकल लैंग्वेजेस में, तभी तो। अब जो मलयालम बोलता है, जो तेलुगु बोलता है, जो आसामी बोलता है, उसको सिर्फ इंग्लिश में किसी और लैंग्वेज में दे दोगे तो कैसे होगा। तो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी कट गया। इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, बस इसका आंसर है ऑल। तो आप 2 के पास भी पहुँच के थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। अब पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो भी आप 50% में आने के बाद रिस्क ले सकते हो। ओवरऑल प्रॉबिलिटी के हिसाब से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैंने इस बार भी 99 ही किए थे 100 में से, और लास्ट 3 बार से 100 के 100 सवाल करके आता था और हर बार मेरा एग्ज़ाम निकला है। लेकिन सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, बिना नॉलेज के नहीं होगा। नॉलेज आपको चाहिए, उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। आपके ब्रेन को, अपने आइज़ को ट्रेन करना है। आइज़ को ट्रेन करना है कि डिसेप्शन में देख पाए। ब्रेन को ट्रेन करना है कि फोकस रहे। बॉडी को ट्रेन करना है कि जो हार्मोनल बैलेंस है वो ना बिगड़े, पैनिक ना करें। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो सकते हैं। ये है अगला सवाल है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस बार 2-3 सवाल है गवर्नमेंट स्कीम के आए थे, जो पहले आते थे बीच में बंद हो गए थे, वापस आने लगे, आगे भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट स्कीम थी। इस पे सवाल PYQ में एक बार आ चुका है पहले, दूसरे एग्ज़ाम, यूपीएससी के दूसरे एग्ज़ाम्स में। काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि इस टाइप के सवाल आएंगे, बट एग्जैक्ट नहीं होता। तो आप पढ़ लीजिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत सारे डेटा हो ना, बहुत सारे डेटा हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत होगा। ऑल्दो मैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे, तुक्के पे ज़्यादा नहीं, बट कभी कभी थोड़ा अगर गट फीलिंग करे तो उसको मैं अटैम्प्ट कर देता हूँ। तो स्कीम गारंटी से मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन द 2nd 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 6 मंथ। इतना सारा डेटा है ना, अक्सर चांसेस है कि गलत हो, क्योंकि डेटा को गलत करना आसान है ना। 3 को 4 कर दो, 4 को 5 कर दो, कितना आसान है। बाकी ग्रामेटिकली लोग बहुत कम अच्छे हैं इंडिया में, इवन दूसरी कंट्रीज़ में भी, किसी भी लैंग्वेज में। तो
एक ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड बनाना, सेंटेंस बनाना टफ होता है खुद से, तो ना, और उसको तो ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दोगे तो सामने वाला पकड़ सकता है उसको। तो जहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो अक्सर वो है कि ये सेंटेंस बनाया गया तो गलत हो सकता है। दूसरी बात है कि वर्ड्स को चेंज करना आसान है। ओरिजिनल सेंटेंस पैराग्राफ यूपीएससी में, किसी मैगजीन में, किसी रिपोर्ट में दिया, उसको चेंज करके बना दिया, तो आसान हो गया बदलना। तो जहाँ पे ढेर सारे वर्ड्स डेटा आ जाए ना, वहाँ पे थोड़ा कॉशन लीजिए और कोशिश करिए क्या इसमें कोई हिंट दिख रहा है। हिंट दिख रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर दिया। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते थे, लेकिन मैं जनरली ढेर सारा नंबर्स होते हैं तो नेगेटिव लेता हूँ। लेकिन पहले नॉलेज के बेसिस पे जाता हूँ, नॉलेज नहीं हो तो तब इस पर रिस्क लेता हूँ। नॉलेज ऑलवेज कम फर्स्ट, उसके बाद जो गट फीलिंग है, जो सबकॉन्शियस लर्निंग, उसके बाद ये सारा चीज़ आएगा। अगला स्टेटमेंट, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई। हाँ ठीक है, तो बहुत ही जनरिक स्टेटमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प ली जाएगी प्रोवाइड करने के लिए, डिलीवरी के लिए, और भी जो चीज़ें हैं डिलीवरी से रिलेटेड, सुरक्षित मातृत्व के लिए। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर 2 ओनली मैं टिक किया था, यही आंसर है, सही है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, श्रम योगी मनधन योजना, द एंट्री ग्रुप ऑफ द एनरोलमेंट इन स्कीम इज 21 to 40। क्या ये सही है? 21 क्यों रखेंगे? शादी की एज थोड़ी रखी जाएगी। जब 18 साल में आदमी अडल्ट हो जाएगा तो 18 होना चाहिए था, 21 क्यों रखा जाएगा? तो जनरली इसमें स्टेटमेंट में दिक्कत लग रही है मुझे, हालांकि मुझे आ नहीं रहा था पर मैंने इसको ऐसे किया। अगला, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय बेनिफिशियरीज। हाँ सही बात है, ये तो अटल पेंशन में भी था। अगला है, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था स्टेटमेंट का, मैंने पहले क्या कि ये काटा, अब दूसरा तो सही हो गया, अब इसके हिसाब से फिर चौथा भी गलत हो गया। अब 2 पे बात आ गई, तीसरा है कि नहीं है। ये जो था ना, इसमें 1000 से लेकर 5000 तक था अटल पेंशन योजना में, श्रम योगी बंधन में शायद यही है, आई एम नॉट श्योर। तो इसका एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा, पर मैंने इसको टिक किया था, इसको मैंने गलत माना था इसको, तो मैंने सी टिक किया था। अब इसको एक बार मुझे आंसर देखना पड़ेगा वापस, बट इसको आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ना जाते ही, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हो गया। आप छोड़ भी सकते हैं ऐसे सवाल को, बहुत ज़्यादा फैक्ट हो ना, अगर आपका दिमाग करे कि उसको अटेम्प्ट ना करें तो छोड़ भी सकते हैं। इन दोनों में डाउट है, इन दोनों में, लेकिन आप ऐसे इसको देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप लगातार 2-3 बार रिवाइज कर रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो आपकी फिल्म्स क्लियर हो जाएगा आसानी से। बट ये तरीका अपनाइए, एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, एक पार्ट है ट्रेनिंग का। हमको अपनी बॉडी ट्रेन करनी है, माइंड ट्रेन करना है, आइज ट्रेन करनी है, और एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है हमें, वॉरियर वाला। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से फिल्म्स कॉन्कर कर लेंगे बिना डरे। ठीक, तो टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से, गुड बाय।